Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone, good morning, good afternoon. कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया हैं। जय श्री कृष्णा, राम राम, राधे राधे। यहाँ पर हम आप सभी के लिए आज कंप्यूटर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। कंप्यूटर के यह क्वेश्चंस आपके पेपर से संबंधित है। आपके पेपर में आए हुए बहुत सारे प्रश्न इसमें मिलेंगे आपको, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से, और एक इसका उचित आंसर मैंने यहाँ पर लिया हुआ है ताकि आपको चीज़ समझाई और बताई जाए। तो तैयार हैं आज की क्लासेस के लिए? चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। कोई पहली बार अगर आए हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि यह चीज़ें आपको मिले, और टेलीग्राम को एग्जाम तक तो ज़रूर ज्वाइन रखिए। आइए फटाफट, टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे कि कैसे कैसे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। मैंने सेलेक्ट करके आपको यह पीडीएफ बनाया है और इसकी क्लास अब मैं यहाँ पर आपको देने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने बहुत बेसिक सा, छोटा सा, यूनिक सा क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ? भारतवर्ष में रेडियो स्टेशन का सर्वप्रथम उद्घाटन कब हुआ? आप लिख सकते हैं कि भारत में रेडियो से पहला जो प्रसारण हुआ है वो 23 जुलाई 1927 को मुंबई से शुरू हुआ। ठीक है, 1927 को 1927 में पहली बार 23 जुलाई को मुंबई से यह शुरू हुआ, यह कार्यक्रम वहाँ से प्रारंभ हुआ है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, यह प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है, वहाँ से मैंने क्वेश्चंस को लिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा कि आपको डेट जरूर याद होनी चाहिए, क्योंकि डेट आपको जो है अब बहुविकल्पी में टिक करने को भी आ सकती है, शहर का नाम पूछ सकता है आपको। तो आपके यहाँ लघु उत्तरीय प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ की तरफ भी आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर वो भी आपको हेल्प मिलती है। आगे बढ़िए, दूसरा प्रश्न, स्लाइड कितने प्रकार, कंप्यूटर के हैं ये क्वेश्चन। स्लाइड कितने प्रकार की होती है? स्लाइड, कंप्यूटर में स्लाइड्स होती हैं। ठीक है, यह स्लाइड आपको पावर पॉइंट में देखने को मिलती है मेनली। तो स्लाइड कितने प्रकार की होती है, तो आप उत्तर में टिक कर सकते हैं। अगर बहुविकल्पी में आए तो आप चार ऐसे लिखा रहेगा, 4 प्रकार, 5 प्रकार, 6 प्रकार, 7 प्रकार, तब 4 प्रकार की होती है। ये आपको वस्तुनिष्ठ में आएगा। वो 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है एक शीर्षक स्लाइड होती है, एक ऊपर की स्लाइड होती है, ठीक, पहला। दूसरा एक सामान्य स्लाइड होती है, एक नॉर्मल स्लाइड होती है, ध्यान रखना। तीसरा एक बाएं साइड की स्लाइड होती है। चौथा एक चित्र के साथ कैप्शन लेआउट की स्लाइड होती है, जहाँ पर चित्र या थीम्स रहते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये स्लाइड के 4 प्रकार होते हैं, एक शीर्षक स्लाइड होती है, एक सामान्य शीर्षक होता है, एक साइड बाई साइड की स्लाइड होती है, और एक चित्र के साथ कैप्शन लेआउट की भी स्लाइड्स होती है। इसीलिए स्लाइड जो प्रकार है यह लेआउट 4 प्रकार का होता है। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा, क्लाइंट से क्या आशय है? क्लाइंट क्या होते हैं? क्लाइंट का नाम आपने बहुत सुना है, यह वर्ड आप बहुत बार सुने हैं। क्लाइंट क्या है? सेवाओं का उपयोग करने वाला जो व्यक्ति होता है, सेवाओं का उपभोग करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्लाइंट होता है, वह क्लाइंट की संज्ञा के अंतर्गत आता है। आगे बढ़िए, चौथा प्रश्न, क्लाइंट सर्वर से आप क्या समझते हैं? क्लाइंट सर्वर एक अलग चीज़ है, क्लाइंट एक अलग चीज़ है, इसीलिए दोनों इर्द गिर्द लिया मैंने कि क्लियर रखिए आप अपने कॉन्सेप्ट को। क्लाइंट सर्वर क्या होता है? आप क्लाइंट सर्वर से, तो ये एक छोटा सा फिगर, आपको अगर पूरा नंबर अपने टीचर से लेना है तो आपको कुछ चीज़ें दूसरे की कॉपी से अलग लिखनी हो, तो ये छोटा सा फिगर है जो कि आप ऐसा, ये सर्वर है, आप देख सकते हो। यहाँ पर 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट, 5 और 6, इस तरीके से आप छोटा सा पेंसिल से या अपने पेन से आप ड्रॉ कर सकते हैं और अपने नंबर को दूसरी कॉपी से यूनिक बनाकर लिख सकते हैं। तो क्लाइंट सर्वर होता क्या है? क्लाइंट सर्वर के बारे में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो कह सकते हैं कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आदि नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लाइंट सर्वर को हम कंप्यूटिंग सर्वर के नाम से भी जानते हैं। पहला सर्वर कंप्यूटर और दूसरा जो होता है वो क्लाइंट कंप्यूटर होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए क्या कह रहा है कि क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग आदि के नामों से भी हम जानते हैं। पहला सर्वर कंप्यूटर और दूसरा क्लाइंट कंप्यूटर। ध्यान रखना, पहला ये वाला सर्वर कंप्यूटर है, दूसरा ये ढेर सारे जो 6 और लगे हुए हैं ये क्लाइंट कंप्यूटर है। तो इसमें सर्वर कंप्यूटर एक मुख्य और मेन मुखिया होता है, मेन होता है, कंट्रोलिंग हब होता है, बड़ी पावर के साथ होता है, और जो क्लाइंट कंप्यूटर के मुकाबले काफ़ी शक्तिशाली भी होता है। ये जो 6 क्लाइंट कंप्यूटर छोटे छोटे लगे हुए हैं, इनसे वो विशाल और पावर में भी बड़ा होता है, उसका बैकअप ज़्यादा होता है, अर्थात इनकी कॉन्फ़िगरेशन उच्च क्वालिटी की होती है। सर्वर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, पूरा सेटअप है, काम को बूस्टिंग करना है, वह उच्च क्वालिटी का, हाई परफॉर्मेंस का होता है, और शेष क्लाइंट कंप्यूटर के होते हैं, फिर क्लाइंट कंप्यूटर के उससे कम होते हैं। इसीलिए वो मेन हब से ढेर सारे छोटे छोटे इर्द गिर्द उसके जुड़े होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आ रहा है तो एक छोटा सा या फिगर बना दो और सही आंसर लिख दो, आपकी चीज़ें यूनिक हो जाएंगी। आगे बढ़िए, पांचवा प्रश्न है, वेब ब्राउज़र से आप क्या समझते हैं? वेब ब्राउज़र क्या होता है? 1000 बार आपने ब्राउज़र सुना होगा। आपके फ़ोन में, आपने फ़ोन में देखो गूगल क्रोम होता है, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है।
गूगल नहीं है, वो एक सर्च इंजन है। और गूगल क्रोम जो होता है, जो गोल गोल सा बना होता है, कई कलर में रहता है, देखा होगा आप सभी ने, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका ब्राउज़र होता है। और गूगल जो होता है उसमें जी लिखा रहता है, वो आपका एक सर्च इंजन होता है। दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, क्योंकि काम तो वो भी वही हो रहा है, काम तो वो भी वही हो रहा है। तो वेब ब्राउज़र से क्या मतलब होता है, वेब ब्राउज़र होता क्या है? वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का कोड होता है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनाते हैं, लिखते हैं, कोड करते हैं। किसका प्रयोग करके? भाषाओं का प्रयोग कर, सी, जावा, डॉट नेट, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, नोट जेएस, एंगुलर, ये ठीक है, तमाम लैंग्वेजेस है जिनका प्रयोग करके यह सॉफ्टवेयर कोड करके इंजीनियर्स बनाते हैं। तो वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें इंटरनेट में उपलब्ध सामग्री को देखने, इंटरनेट पर जितनी भी सामग्रियां हैं, जो संबंधित चीज़ें हम पढ़ रहे देख रहे हैं, उनको खोजने के लिए, उनके उपयोग लेने में मदद करता है। अगर हम वह जानकारियां प्रयोग करना चाह रहे हैं तो उनको लेने में हमारी मदद करता है, जिसके माध्यम से हम वीडियो को बहुत सारे, चाहे पढ़ाई संबंधित हो, मनोरंजन से संबंधित हो, कोई टेक्नोलॉजी संबंधित हो, कोई प्रयोग से संबंधित हो, कोई काम से संबंधित हो, कोई चित्र हो, कोई ऑडियो हो, कोई गेम हो, कोई ब्लॉग की साइट हो, किसी का ऑटोबायोग्राफी हो, कोई का लेख हो, कोई की किताब हो, रचना हो, कुछ भी हो, हम उनको सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और 24/7 वह चीज़ें अवेलेबल होती हैं। बस आपका नेट का जो कनेक्टिविटी है वह सुचारू रूप से चलना चाहिए। तो वेब ब्राउज़र की एक अच्छी परिभाषा आपको बता दी, और आप इससे क्या क्या लाभ ले सकते हो वो बता दिया। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब ब्राउज़र की 2 विशेषताएं बताइए, वेब ब्राउज़र का 2 लाभ बताइए, वेब ब्राउज़र का 2 महत्व बताइए, वेब ब्राउज़र का उपयोग बताइए। तो एक टॉपिक से संबंधित 5-6 प्रश्न बन जाते हैं, जो कि 5-6 प्रश्नों में आप यह बातें वहाँ पर लिखकर अपने नंबर को गेन कर सकते हैं, चाहे वो 1 नंबर में आए तो, चाहे वो 2 नंबर में प्रश्न आपसे पूछे जाए तो। आगे बढ़िए, नेक्स्ट प्रश्न। चलिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स भी आपको लिए हुए हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आपका वेब ब्राउज़र, गूगल क्रोम आपका वेब ब्राउज़र, माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो भी आपका वेब ब्राउज़र है, मोजिला फायरफॉक्स जो है वो भी वेब ब्राउज़र है, आपका सफारी जो है वो भी वेब। अब एक ब्रेव है, ब्रेव ब्राउज़र भी होता है, ठीक है, ध्यान रखना। ब्रेव, BRAVE, वो भी एक वेब ब्राउज़र होता है। तो ये आपके वेब ब्राउज़र्स के ढेर सारे उदाहरण हैं जो कि आप नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको अगर वस्तुनिष्ठ में टिक करने को आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र है, तो आप उनको वहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आई? आइए 6th क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट क्लास का क्या महत्व होता है, स्मार्ट क्लास क्या होती है? आपने जानते हैं, देखा है, ये छोटे बच्चों के लिए काफ़ी उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि स्मार्ट क्लास के द्वारा वस्तु को बड़े ही रोचक तरीके से कठिन विषय को समझने या समझाने में मदद मिलती है। अगर हम स्मार्ट क्लास के थ्रू, वीडियो क्लिप के थ्रू, रचनात्मक चीज़ों के थ्रू, रोचक कलर से, चित्रों से संबंधित कोई टॉपिक अगर हम देख रहे हैं, तो वह हमें समझने के लिए भी काफ़ी आसान लगती है और समझाने में भी हमारी बहुत हेल्प करती है। जैसे आपकी कोई, जैसे साइंस में अक्सर क्या होता है कि एक प्रकार है, एक प्रकार की 2 प्रकार बढ़ गए, 3 बढ़ गए, मान लो, ठीक, इस 3 के भी 3 बढ़ गए, इस 3 के भी 3 बढ़ गए, इस 3 के भी 3 बढ़ गए, इसके 8 प्रकार बढ़ गए, ऐसे 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 करके। तो अगर आप ये फ्लो चार्ट कहते हैं इसको, ठीक है, अगर ये इस तरीके से आप इसको याद करने का प्रयास करोगे तो 3 से 4 बार, 10 बार देखोगे तो शायद याद रहेगा। लेकिन अगर इसको पॉइंट वाइज लिख के अगर करोगे तो कभी नहीं याद होगा। तो क्या है, ये एक रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपने अगर उसको सामान्यता लिखा तो वो चीज़ें नहीं याद हुई, लेकिन आपने अगर फिगर वगैरह बना दिया, कलरफुल थोड़ा कर दिया, इसकी लाइन काली कर दी, इसकी लाइन पीली कर दी, इसको नीले से लिख दिया, इसको लाल से लिख दिया, वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठती गई। तो जब हम बड़े बड़े इस तरह से स्मार्ट क्लास भी होती है कि कोई वस्तु है जो बहुत टफ है, नहीं समझ में आ रही है, तो हम उसको रोचक तरीके से समझने के लिए, समझाने के लिए यूज़ में लेते हैं। और किसी भी वस्तु को बार बार देख कर समझा भी सकते हैं। ये चीज़ अगर कोई DLM के थ्रू है, स्मार्ट क्लास में क्या होता है कि टीचर एक बार जितना बढ़िया एक्सप्लेन करता है, दोबारा उतना बढ़िया एक्सप्लेन नहीं कर पाता, क्योंकि वो उतने एग्जाम्पल्स और तमाम चीज़ें नहीं बताता है। लेकिन स्मार्ट क्लास में क्या, एक बार हो गया, नहीं आया फिर लगा दो, नहीं आया फिर लगा दो, नहीं आया फिर लगा दो। किसी भी विषय को चित्र और वीडियो के माध्यम से समझाने में उनको बड़ी आसानी मिलती है। तो जो बच्चा चित्र से समझता है उसको चित्र से समझा दो, जो बात से समझता है बात से समझा दो, जो चित्र वीडियो क्लिप देख के, कार्टून देख के समझ रहा है उसको उस तरीके से समझा दो। समझाना आपका काम है, बच्चे का काम समझना है। तो स्मार्ट क्लास का महत्व जो होता है वो आपकी कार्य की जो क्षमता, लिखाने पढ़ाने की, उसमें आपकी मदद करता है और आपका काम आसान बनाता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए।
सातवां प्रश्न है, सर्च इंजन क्या है? उदाहरण सही बताइए। सर्च इंजन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्च इंजन? तो कुछ इस तरीके का आपने सरफेस अपने फ़ोन में खुद देखा होगा। ये हमारी एक छन्नी रहती है, उसको सर्च की छन्नी कहते हैं, ठीक है। सर्च इंजन क्या है? और यहाँ पर सर्च लिखा रहता है, हम इस जहाँ पर अपने कीवर्ड को टाइप करते हैं जो हमें सर्च करना है। जैसे हम सर्च कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के बारे में, ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट प्लेस के बारे में, ठीक है, अमेरिका के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं, या आप कहीं और के बारे, न्यूयॉर्क के बारे में सर्च कर रहे हो, या स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में सर्च कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, या कोई अच्छा सा व्यंजन ही सर्च कर रहे हो, तो सर्च इंजन में आप क्या लिखोगे? सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल होता है। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल होता है, या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर ये भी है, जो इंटरनेट यूज़र को वर्ल्ड वाइड वेब पर, मतलब डब्ल्यू पर जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध है उनको सर्च करने में आपकी पूरी तरीके से मदद करता है। उदाहरण के लिए गूगल भी इसमें शामिल होता है, उदाहरण के लिए बिंग इसमें होता है, याहू इसमें होता है, बदायूं इसमें होता है, यांडेक्स इसमें होता है। ये सभी बहुत ही लोकप्रिय सर्च इंजन होते हैं। जो यूज़र सर्च बार में कई जो सर्च को जाकर टाइप करता है उसको हम कीवर्ड कहते हैं, वहाँ पे लिखता है और हमारा एक आउटपुट हमारे सामने स्क्रीन पर खुलकर हमारे आता है, तो हमारे सर्च इंजन के अंतर्गत है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट प्रश्न, आठवां क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर की यह क्लास है और कंप्यूटर के पेपर से संबंधित प्रश्न है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आंसर्स मेरे हैं, किसी सीरीज से नहीं है। दूरदर्शन के द्वारा शिक्षा विकास के लिए प्रदान किए जाने वाली सेवाओं को बताइए। तो दूरदर्शन के द्वारा जो हमको शिक्षाएं मिलती है वह क्या क्या हैं? तो शिक्षण की सहायक सामग्री के रूप में हम इसको यूज़ करते हैं। जो सहायक सामग्री सपोर्टिव है उसके रूप में हम इनको यूज़ में लेते हैं। जैसे कि ऐतिहासिक स्थल की जानकारी वगैरह हमको चाहिए तो हम उनके चित्र वगैरह देखते हैं, तो चित्र हमें जल्दी याद रहते हैं। किसी विशेष फसल को बोने वोने की प्रक्रियाओं के बारे में हमको दूरदर्शन में बताया जाता है। पहले यही एक चैनल चलता था जहाँ पर डीडी नेशनल कहते हैं इसको, आज भी चलता है, जहाँ पर हमको ऐतिहासिक के बारे में लोग दृष्टांत होता था, डिबेट होता था, तो उनके थ्रू बताते थे। बहुत सारे कृषि वगैरह की चीज़ें ज़्यादा आती थी ताकि लोग जान पाएँ, तो उनके बारे में, बीज के उपचारों के बारे में, खेत हरियाली के बारे में हमें जानने में हेल्प मिलती थी। आगे बढ़िए। नौवां क्वेश्चन है, कार्यालय स्वपालन से आप क्या समझते हैं? स्वचालित यानी कि खुद का, ऑटोमेशन, जो खुद से हम स्वचालित करें, जहाँ पे कंट्रोलिंग पावर हमारी हो। अब इसके बारे में क्या है? तो कार्यालय स्वचालन कहिए या डिजिटल कार्यालय को लागू करने से आप निर्णय लेने की स्थिरता को मजबूत करने के लिए कार्यालय में वृद्धि करने की क्षमता के आधार पर दक्षता करते हैं, दक्षता ले आते हैं, सुधार करने के लिए प्रबंधन प्रणाली को समायोजित करते हैं, उसके साथ एडजस्ट करते हैं, चीज़ों को जोड़ कर देखते हैं, मौजूदा प्रबंधन की संरचना को, अनुकूलन को ध्यान में रखते हैं और अंत में निर्णय लेने के लिए काफ़ी सुधारात्मक उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। जब आप कोई चीज़ खुद से स्वचालित कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल तरीके से कर रहे हों या मैनुअल हस्त से कर रहे हों, आपको उन कार्यों को करते करते धीरे धीरे आप में स्थिरता आती है, आप मजबूत बनते हैं और ग्रोथ का जो रास्ता है वह क्षमता आपको डेवलप होती है समय के अनुभव के साथ। आप फिर सुधार करते हो उसमें, आपके अंदर वह स्किल हो जाती है कि आप उस काम को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सको, चला सको, और जितनी चीज़ें समायोजित करके चलनी है, एडजस्ट करके चलवानी, उनको आप अंत में निर्णय लेके उसमें सुधार करने का प्रयास करते हो। तो ये कार्यालय स्वपालन में यही होता है, क्योंकि चीज़ें आपके कंट्रोल में होती है। स्वपालन का मतलब यही है कि आप उसको खुद से पालित करो, खुद से पालन करवाओ और नई नई चीज़ों के साथ उसमें चेंज करो, जिससे ग्रोथ और विकास दोनों होता रहे, सभी लोगों का और उस चीज़ का भी। क्लियर? आगे बढ़िए इसी के साथ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 10th। प्रसार भारती द्वारा दिए जाने वाली शैक्षिक सेवाएं कौन कौन सी हैं? प्रसार भारती के थ्रू शैक्षिक सेवाएं उपलब्ध है, जो शिक्षा से संबंधित, पढ़ाई लिखाई से संबंधित, वो कौन कौन सी है? तो दूरदर्शन टेलीविजन नेटवर्क, जहाँ पर हमको बहुत सारी चीज़ें शिक्षा से संबंधित बताई जाती है। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, यहाँ पर भी हमको बहुत सारी चीज़ें आज भी होती बताई जाती है, पहले यह आता था, अभी भी आता होगा। और भारत के लोक सेवा प्रसारक, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें शैक्षिक सेवाएं हैं जिनके द्वारा बच्चों की शिक्षा दीक्षा को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारे कार्यों को किया गया है। क्लियर? समझ में आई बात यहाँ तक? चलिए क्लास को फटाफट लाइक करिए जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं। आपको इस तरह की क्लासेस चाहिए तो मैं आपकी कई सारी क्लास शेड्यूल कर सकती हूँ अभी भी 8-10 दिन में, और क्वेश्चंस करवा सकती हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में हम थ्योरेटिकल सेक्शन में जाने के बजाय अगर हम क्वेश्चंस के फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त और अच्छा होगा। आगे चलिए इसी के साथ नेक्स्ट ये देखते हैं यहाँ पर क्या है। 11वां प्रश्न, आपके कंप्यूटर में दूरदर्शन जो है एजुसेट और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों के बारे में ज़्यादा इर्द गिर्द चीज़ें पूछी गई हैं। भारत में प्रसार भारती की शुरुआत कब हुई? तो आपने यह देखा होगा, यह दूरदर्शन का एक लोगो है, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे, ठीक है। तो ये है भारत प्रसार भारती की शुरुआत कब हुई, आपसे पूछा गया कि पेपर में आया प्रश्न है।
आप उत्तर लिख सकते हैं कि प्रसार भारती अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक स्वायत्त निकाय है जो 23/11/1997 को अस्तित्व में आया। तो ये जो तारीख है 97 वाली ईयर वाली, ये आपको ध्यान रखनी होगी। अगर वस्तुनिष्ठ में आ जाए तो वहाँ पे आप प्रयोग करके कर लो, और लिखने को अगर आ जाए तो आप यहाँ पर प्रयोग कर लो। आगे बढ़िए। चलिए, फिर एक क्वेश्चन और है, ये भी आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा सा लेवल ध्यान रखिएगा। कह रहा है मेरिटेंशन.com, MERITANTATION का .com से आप क्या समझते हैं? ये कोई ऑफिशियल साइट नहीं है, ये कोई केंद्र के द्वारा निर्मित साइट भी नहीं है। तो ये आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। तो कह रहा है कि मेरिटेंशन.com क्या है, या आप इससे क्या समझते हो? तो इसका मैंने हिंदी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में मैंने इसको सर्च किया, तब आप लोग को इसका मैंने आंसर दे रही हूँ। ठीक है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये कोई फेमस साइट नहीं है, जैसे विकीपीडिया साइट है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। आप विकीपीडिया, आप इंसाइक्लोपीडिया डालो, विकीपीडिया डालो आप, और जो है बहुत सारी साइटें हैं स्कूल की, कॉलेज से संबंधित है, तो उनके बारे में बता, तो वो फेमस है। विकीपीडिया सबसे ज़्यादा फेमस है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। तो ये ऐसा कोई उस तरह से प्रचलित नहीं, इसलिए मैंने इसको सर्च किया तो ये पता चला कि इंडिया का मोस्ट लव्ड लाइव ऑनलाइन ट्यूशन का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जो लोग इसको बहुत पसंद करते हैं, एक प्रकार से ट्यूशन का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर आप कह सकते हो कि ये 2009 के आसपास में ओपन हुआ। ठीक है, इंटरेक्टिव क्लास, अच्छी क्लासेस, रोचक वाली क्लासेस, बेस्ट टीचर के साथ, परफॉर्मेंस के साथ लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कॉन्सेप्ट के वीडियोस आपको मिलेंगे, इंटरेक्टिव वीडियो गेम्स वगैरह डाउनलोड आप कर सकते हो, रिवीजन आप कर सकते हो अपने समय के साथ। चैप्टर के टेस्ट होते हैं, सैम्पल पेपर वगैरह मिलता है, बोर्ड के पेपर भी दिखाया जाता है, स्मार्ट रिपोर्ट वगैरह भी जनरेट की जाती है, और 24/7 आपके डाउट के सोल्यूशंस भी आपको मिलते हैं। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक ट्यूशन का साइट है, जहाँ पर आप संबंधित चीज़ों को इनरोल करके आपको जिस एग्जाम की तैयारी करनी है, जो कुछ भी करना आप उसे संबंधित कर सकते हो। तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित एक साइट है। आगे बढ़िए। 13वां प्रश्न आपके सामने है, व्यावसायिक अथवा रोजगार सूचना के स्रोतों का संक्षेप में वर्णन बताइए। अब ये क्या है, यहाँ आपसे व्यवसाय आप समझ रहे हो, बिजनेस से संबंधित चीज़ें। रोजगार सूचना के स्रोत, जैसे आपको कोई व्यवसाय के बारे में जानना है, आप जैसे अपना रिजल्ट देखना, सरकारी रिजल्ट पर जाते हो कि नहीं? आप सरकारी रिजल्ट पर जाके नौकरी है संबंधित रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, एडमिशन का फॉर्म आया नहीं आया, फलाना फलाना चीज़ें करते हो कि नहीं करते हो? वहाँ पर जाकर आपको जानकारी मिलती है ना। तो इस तरीके से हर काम के लिए अलग अलग, जैसे जो लोग और फील्ड में काम करते हैं उनके लिए अलग साइट naukri.com है, लिंक्डइन है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, तो वहाँ पर करते हैं। किसी और चीज़ को जो और कोई काम करना है तो वो अलग जाके पोर्टल पर जाते हैं, सबका पोर्टल बना हुआ है। तो वैसे ये सूचनाएं कहाँ पर आती हैं? तो उत्तर में है कि व्यावसायिक सूचना कक्षा में या श्रम और रोजगार से संबंधित बहुत सारी पत्रिकाएं मिलती हैं। इनके लिए बहुत सारी पत्रिकाएं, पहले इतनी व्यवस्था नहीं थी तो पत्रिकाएं मैगजीन छपती थी, और मैगजीन ने पीछे बैक साइड में ये विज्ञापन लिखा रहता है, आज ही पेपरों में लिखा रहता है, तो पत्रिकाएं होती थी। यहाँ पर सरकारी सूचना जो होती है, तो सरकार की ओर से समय समय पर बेरोजगार युवक युवतियों के लिए जो है ऐसे प्रकाशित की जाती थी सरकार के द्वारा। ऐसी सूचनाएं राजकीय संस्थानों में नियुक्ति और प्रशिक्षण से संबंधित भी होती हैं। तो कह सकते हैं जो सरकारी पोर्टल होता है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी सरकारी नौकरियां आती है जो ऑनलाइन उस पर उस पर सरकारी रिजल्ट पे नहीं आती हैं। वो जैसे कहते हैं कि हाफ सेम ही गवर्नमेंट टाइप का होता है इस तरीके के, तो उनके पर्टिकुलर पोर्टल पे खुलती, लोगों को नहीं पता चलती, बाद में पता चलता है फलाना व्यक्ति वहाँ पर है, वहाँ पर है। तो वैसे ही बहुत सारी साइटें पर्टिकुलर स्थान पर ही मिलती हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ पे आप ऐसे इन्फॉर्मेशन से को जान पाते हो, ले पाते हो, लाभ ले पाते हो। आगे बढ़िए। 14वां प्रश्न है, व्यावसायिक जानकारी कितने प्रकार की होती है? तो व्यावसायिक जानकारी सामान्य सर्वेक्षण जो होता है उसके बेस पे होती है। उसमें डाटा होता है बहुत सारी चीज़ों का, उसमें बहुत सारे लेख संबंधित होते हैं, उस पर्टिकुलर समस्या से बिंदु उसमें सम्मिलित होते हैं, पुस्तकें उसमें लिखी होती है, संदर्भों में खोज के इंजन्स बहुत सारे होते हैं, अभिलेख बहुत सारा मिलता है। ठीक है, जहाँ पर हमको उसके पूर्व के बारे में, वर्तमान के बारे में, आगे आगामी चीज़ों के बारे में मेंशन रहता है कि हम बड़े बड़े अनुभव जो अनुभवी हैं लिखते हैं, भाई हम लोग पढ़ते हैं, जिसका उपयोग करके हम व्यवसाय की अपनी योजना, संचालन, गतिविधियों का मूल्यांकन कर सकते हैं, सीख सकते हैं कि हमें कैसे कैसे कार्य को सुचारू रूप से करना और अपने कैसे व्यावसायिक जानकारी को आगे बढ़ाना है। विभिन्न प्रकार हैं। आगे बढ़िए। ई ट्यूशन से आप क्या समझते हैं बताइए? तो ई ट्यूशन, ठीक है, अभी ट्यूशन का अनुप्रयोग और प्रक्रियाओं में वेब आधारित शिक्षा इसमें सम्मिलित होती है। वेब की शिक्षा, वेब के द्वारा शिक्षा, कंप्यूटर आधारित शिक्षा इसके अंतर्गत आती है। आभासी कक्षाएं इसके अंतर्गत होती हैं। डिजिटल सहयोग भी इसमें शामिल होता है। ठीक है, डिजिटली चीज़ों को आप पढ़ते हो, लिखते हो, देखते हो, चित्र सम्मिलित होता है। पाठ्य सामग्री का वितरण करते हो इंटरनेट पर,
इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, ऑडियो देखते हो, वीडियो देखते हो, टीवी वगैरह का यूज़ बढ़िया करते हो, सीडी रोम वगैरह देखते हो, इन माध्यमों से हम जो है ई ट्यूशन का काफ़ी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, जो काफ़ी लाभप्रद होता है। और यह ट्यूशन से संबंधित चीज़ें जो होती है 24/7 हमारे पास आती है। हम जब मर्जी हो तब देखते, समय के साथ देखते हैं, और जहाँ मर्जी हो वहाँ बैठ के देखते हैं। और स्टोर करके डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, दूसरे की मदद कर सकते हैं, दे सकते हैं। आगे बढ़िए। 16वां प्रश्न है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? ई लर्निंग, ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है? तो ये ई लर्निंग के लाभ क्या हैं? यह सक्रिय और स्वतंत्र सीखने को बढ़ावा दे। एक तो अकेले में आप सीख के पढ़ते हो, आप जब मर्जी तब करते हो, ढेर सारे को नहीं, आप पहले फ्री होकर सीखते हो, काफ़ी एक्टिव होते हो, जब इच्छा हुई तब आपने पढ़ लिया, क्योंकि मन पढ़ने का, अच्छे काम करने का मन जल्दी नहीं करता है, ठीक है। तो आपको जब इच्छा हुई तब आपने अपनी मर्जी के अनुसार देख, और जो इच्छा हुई वो देख लिया, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो पढ़ लिया। कहीं से भी किसी भी समय आप जो है संसाधन का पाठ्यक्रम वितरित करने में कुशल तरीके से आप अपने तरीके से बाँट के जो इच्छा हो वो चैप्टर को पढ़ सकते हो। जो आपका हो गया आगे आगे आप बढ़ सकते हो। छात्र समूह चर्चा, निजी चैट के माध्यम से दुनिया भर के आप बहुत सारे साथी बनाते हैं। जैसे फेसबुक बनाते हैं तो ढेर सारे साथी बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऑनलाइन बहुत सारी साइटें हैं जहाँ पर आप ये काम करते हो। अध्ययन सामग्री को असीमित बार एक्सेस कर सकते हैं, बार बार जितनी मर्जी उतनी बार जाके एक्सेस करके देख सकते हैं, अल्ट पढ़ सकते हैं। सी अब टीचर एक बार पढ़ा दिए तो उसको फिर से थोड़ी बार बार कहेंगे, एक बार बताएगा, 2 बार, 3 बार, 4 बार, चौथी बार आप खुद चुप हो जाओगे, तो नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर कोई चीज़ ऐसी है तो 1000 बार, अनगिनत बार आप देख सकते हो, कर सकते हो अपनी इच्छा से। जब तक ना आए तब तक देखो क्या करना है। चलो आगे आ जाओ। 17वां प्रश्न क्या है? ई लर्निंग का महत्व क्या है? तो ये कंप्यूटर जो है, ये ई लर्निंग कंप्यूटर आधारित शिक्षा प्रणाली का एक टूल, एक रास्ता है, एक अच्छा रास्ता है, जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं भी किसी भी समय आप यूज़ कर सकते हो, जब मर्जी तब यूज़ कर सकते हो, जो मर्जी वो देख सकते हो, अपनी आवश्यकता के अनुसार देख सकते हो, अपनी सुविधा का ध्यान में रखते हो। ऑनलाइन आप सीखना पढ़ना अच्छे से कर सकते हो, पढ़ा भी सकते हो। जैसे हम जो आपको पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर यूज़ करके आपको पढ़ा रहे हैं, आपको जान रहे, इतने सारे बच्चों को जान रहे, इतनी बड़ी फैमिली को मैंने अकेले क्रिएट किया। तो चीज़ें आपके लिए इर्द गिर्द हैं, आप उसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आ रही है? आप लोगों से बहुत सारे बच्चों ने कहा कि मैम सीरीज़ वाली चीज़ों को थोड़ा सा कम कराइए, इसे बहुविकल्पी करवा दीजिए, और ऐसे प्रश्न आप अपने वाले करवाइए। तो ये आप लोगों ने खुद कहा है तो मैं करवा रही हूँ, तो लाइक तो बनता है ना। चलो आ जाओ। नेक्स्ट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? इससे आप क्या समझते हो? देखो भाई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, 3 लोग 4 लोग आगे, 3 लोग 4 लोग पीछे। अब इनके बारे में क्या है? देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आधुनिक संचार तकनीक, आज के मॉडर्न तरीके से बातचीत करने का एक तरीका है, जिसके माध्यम से 2 या 2 से अधिक स्थानों के एक साथ बैठकर लोग ऑडियो वीडियो के माध्यम से देख भी रहे हैं और सामने सामने बोल भी रहे हैं, और इस तरीके से कई लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। वीडियो टेलीकॉन्फ्रेंस भी इसको कहा जाता है। इसका उपयोग खासकर किसी बैठक के लिए, किसी मीटिंग के लिए, किसी सम्मेलन के लिए किया जाता है, जब कोई अलग अलग स्थानों पर रहते नहीं आ सकते हैं तो वर्चुअली मीटिंग होती है। और कोविड में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई। आगे बढ़िए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के उपकरण क्या क्या है? अब इसमें क्या क्या शामिल होता है जो हम इसको पूरा सेटअप बनाते हैं? तो इसमें हम एक कैमरा चाहिए होता है, वेबकैम कह सकते हैं, कंप्यूटर चाहिए होता है, मॉनिटर चाहिए, टेलीविज़न हो, प्रोजेक्टर हो, माइक्रोफोन हो, लाउड स्पीकर, इंटरनेट हो, तो इन सब की ज़रूरत है। इनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। इसको बनाने के लिए आपको ये सारी चीज़ें अपने इर्द गिर्द सेटअप करके रखनी होगी। आगे बढ़िए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक ये कैसे काम करती है? ये काम कैसे करता है? सुना तो बहुत है लेकिन देखा नहीं, किया नहीं, कैसे काम करता है? तो कहते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग 2 या 2 से अधिक प्रतिभागियों के एक साथ बैठक करने के लिए काफ़ी लाभप्रद होता है, कि एक साथ बहुत सारे लोग बैठ के कम्युनिकेट कर सकते हैं, विभिन्न स्थान से भाग ले सकते हैं, अलग अलग जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। वे कॉन्टैक्ट करने के लिए कंप्यूटर के कनेक्शंस का, ऑडियो वीडियो का उपयोग करते हैं, ताकि वह तरीके अपनी बातचीत को बोल सके, दिखते भी रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा टीम की मीटिंग होती है, वेबिनार वगैरह होता है, डेमो वगैरह दिया जाता है, नौकरियाँ वगैरह लगती है, इंटरव्यूज़ वगैरह बहुत सारे होते हैं। और कोविड के बाद इसका प्रचलन तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तभी चीज़ें इन्हेंस। और आज हम लोग भी कोविड के बाद ही इतना सब कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, डेली क्लासेस कर रहे हैं, घर में बैठ के कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं कॉलेज, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? आज मैंने आपके लिए 20 प्रश्न लिया, 20 प्रश्न आपको मैंने 23 मिनट में करवाया। मुझे उम्मीद है आपको यह प्रश्न 1 नंबर में आएगा तब भी आप बढ़िया प्रदर्शित करके लिख के आएंगे, 2 नंबर में आएगा तब भी आप आएंगे। चलो, क्लास पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। इस तरह के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, जितने भी प्रश्न हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश कर रही हूँ कि आपको जो है आधे आधे घंटे की क्लास इस तरीके से 25-25 मिनट की बनाऊँ और आपको सारी चीज़ें दे दूँ। आप लोग को अपनी पढ़ाई जम के अच्छे से करनी है, जितना हो सके उतनी हेल्प मैं आपकी करूँगी। आपको जो भी हेल्प चाहिए आप रास्ता से कॉन्टैक्ट करके फटाफट अपने निर्णय को लीजिए, ताकि आगामी हो सकता है कि आप बिहार में देख रहे हो कि इस तरह से सुपर टेट का कार्यक्रम चालू हुआ और उसके बाद में ओपन किया गया सभी लोगों को, तो हो सकता है कि यूपी टेट का भी कार्यक्रम हो, उसके बाद सारी चीज़ें हों, तो अपना आप एकदम ब्रह्मास्त्र लेकर तैयार होना शुरू करिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।